खैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है एहतियात और सिर्फ एहतियात। हम कोरोना की तो मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब डेंगू को भी हमने नहीं भूलना, क्योंकि डेंगू का सीजन है। अभी दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और बारिशें भी हो रही हैं। इसी मौसम को डेंगू का फेवरेट मौसम कहा जाता है। आपको मालूम है ना, डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है, इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल को आपने साफ रखना है। घर के किसी भी हिस्से में पानी जमा ना होने दें। अगर पानी रखना भी है तो उसे ढाँप कर रखें। बहुत सारे घरों में ये प्रैक्टिस होती है कि पानी के टब भर कर रख लिए जाते हैं। इन हरकत से खास तौर पर आजकल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। और हाँ, एक और बहुत अहम बात, बहुत सारे लोगों ने घरों के बाहर या खास तौर पर घरों की छतों पर पानी के बर्तन रखे होते हैं परिंदों के पानी पीने को। फौरन से पहले वो तमाम बर्तन खाली करके उल्टे कर दीजिए। खासकर सुबह और शाम के औकात में पूरी आस्तीनों के कपड़े आपने पहनने हैं। कोरोना वायरस हो या डेंगू मच्छर हो, दोनों से बचने का तरीका सिर्फ एहतियात है और साफ सुथरा माहौल भी है। नाज़रीन, खबर ये भी आई है कि पूरी दुनिया ही कोरोना की लपेट में है। इन हालात में स्विस इंतजामिया ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि इजहार यकजहती किस अंदाज में किया गया है। आपको बताएं जी, कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में तमाम ममालिक ही जंग लड़ रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में ही स्विस इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया गया है। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए स्विट्जरलैंड में वाक़ पहाड़ मीटरहॉर्न को पाकिस्तानी परचम के रंग में ढाल दिया गया है। स्विस इंतजामिया का कहना है कि स्विट्जरलैंड जैसे ऊंचे पहाड़ों वाले पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैल रहा है। हम पाकिस्तानी आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुआशी सूरत हाल से भी गुजर रही है और बुरी मुआशी सूरत हाल है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई फंसे हुए हैं। वो वहाँ गए थे, वापस नहीं आ पाए, फ्लाइट्स बंद हो गई, या फिर दूसरे ममालिक में वो जॉब्स करते थे, अब उनकी जॉब्स नहीं रही, वो अपने वतन वापस आना चाहते हैं। उनके लिए PIA की जानिब से स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी डिटेल्स जानने के लिए हम बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला साहब, बताइएगा, फ्लाइट ऑपरेशन जो स्पेशल है उसका आगाज हो गया है, कब तक जारी रहेगा ये? बहुत शुक्रिया। फ्लाइट ऑपरेशन हमारा शुरू हुआ था 3 अप्रैल 2020 से, और उस टाइम पे जिस तरह हम जानते हैं कि बहुत सारी जगहों से आपको SOS रिसीव हो रहे थे पाकिस्तानियों के जो कि स्ट्रैंडेड थे, और वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे गए थे, चाहे वो वर्क वीजा के ऊपर गए थे, चाहे विजिट वीजा के ऊपर गए थे, और वो फौरन से पहले अपने वतन वापस लौटना चाहते थे। 3 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक PIA ने 121 फ्लाइटें ऑपरेट की और 121 फ्लाइटों के जरिए 22,000 लोगों को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया। ये फ्लाइटें जो थी, ये कनाडा, बरतानिया, यूरोप, टर्की, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, जापान और इस तरह के जगहों से हमने ऑपरेट की। अभी इसका सेकंड फेज शुरू हो गया है और 28 अप्रैल से लेके 10 मई तक हमने तकरीबन 100 से ऊपर फ्लाइटें हैं जो कि हमने एडिशनल माउंट की है। इस ऑपरेशन के लेग के अंदर हमारी ज्यादातर रेस्क्यू जो होगा वो मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए होगा। ताहम बरतानिया और यूरोप के अंदर जो है या टर्की के अंदर जो है वहां पे भी फ्लाइटें चलाई जाएंगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि ये 100 फ्लाइट्स जो जाएंगी दूसरे ममालिक में, कितने पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगे, और उसके बाद अभी कितने मजीद पाकिस्तानी बैरूने मुल्क में मौजूद हैं जो कि आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं कि उनको भी वतन वापस आना है? देखिए, ज्यादातर जो जहां से हमारे पास वो आते थे, पैगामात आते थे, वो तो ज्यादातर लोग रेस्क्यू हो गए। अभी जो बड़ा चंक बच गया है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है, और हमें एक रिक्वेस्ट आ रही है अमेरिका से कि वहां पे भी हजारों पाकिस्तानी जो वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में चूंकि कोई और इंटरिम अरेंजमेंट उनके पास नहीं है, किसी और वो हब के थ्रू ऑपरेट नहीं कर पाते, तो वो नहीं कर पाएंगे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वहां पे हमने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर हमने इजाजत अप्लाई कर दी है कि वहां पे हमें मिले तो हम अमेरिका डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव ऑपरेशन जारी है और वहां पे तो जो फंसे हुए पाकिस्तानी उनकी तादाद हजारों में है। बाकी दीगर जगहों के ऊपर आपको 50, 60, 70, मैक्सिमम 100 की एक रिक्वायरमेंट आपको आती रहती है। जिस तरह अभी आपको देखें कि हमारे एक जमात के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं,
अफ्रीका के अंदर, तो वहाँ पे भी हम जैसा अल्जीरिया, खरतूम और नैरोबी की फ्लाइटें हम चला रहे हैं सिर्फ उनको इवैक्यूएट करने की। लेकिन बड़ी तादाद जो है इस टाइम पे मुत्तहिदा अरब अमीरात और अमेरिका में। ठीक, अब्दुल्ला साहब ये भी बता दीजिए कि अभी जो फ्लाइट ऑपरेशन दूसरे फेज का आगाज हो गया है उसका आपने बताया कि इख्तिताम हो जाएगा मई के दूसरे हफ्ते तक, उसके बाद कोई स्पेशल ऑपरेशन मजीद भी हम देखेंगे या फिर क्लोज हो जाएंगे तमाम तरह के ऑपरेशंस? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है 15 मई 2020 तक। हम PIA जो दरमियान में फ्लाइट ऑपरेशन कर रहा है वो हुकूमत से एग्जेम्पशन लेके करता है या हुकूमत की ईमा के ऊपर करता है कि उन जगहों के ऊपर फ्लाइटें ऑपरेट करता है जहाँ पे पाकिस्तानियों को वतन वापस लेके आना होता है। 10 मई तक का हमने स्केड्यूल हुकूमत से अप्रूव करवा लिया और उस दौरान हम फ्लाइटें चलाएंगे। 10 मई से पहले अगर जरूरत बची और फ्लाइटें चलाने की और हमें और जगह से पैगाम आ रहे हुए तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर पैगाम आने बंद हो गए तो फ्लाइट ऑपरेशन हमारा तब तक मुअत्तल रहेगा जब तक हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद रहे। तर्जुमान PIA आप, और आपकी जानिब से बताया गया है कि दूसरे फेज का आगाज हो चुका है और खास तौर पर UAE से मुसाफिरों को लेकर फ्लाइट्स वतन वापस पहुंचेंगी और 10 मई तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशल परमिशन दी गई है, एग्जेम्पशन दी गई है उन लोगों के लिए जो कि दूसरे ममालिक में फंस चुके हैं और अपने वतन वापस आना चाहते हैं। नाज़रीन, इंतजामिया भी गफलत बरत रही है, शहरियों की जानिब से भी गैर संजीदा रवैया सामने आ रहा है, तो ऐसे में आला अफसरान मैदान में आ गए हैं। CCPO लाहौर ने शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया है। जुल्फकार हमीद ने कोरोना से बचाव के बारे तय किए गए 20 नकाती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद का जायजा भी लिया है। अरसलान हैदर की रिपोर्ट पे। माह रमजान में शहर की मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी, कोरोना से बचाव के 20 नकाती ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद का जायजा। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद का शहर की मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। लाहौर पुलिस के सरबराह ने मसाजिद में सिक्योरिटी और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद ने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नजर शहरी घरों में नमाज अदा करने को तरजीह दें। मैंने देखा है कि जो तरावियों के लिए लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लोग कम तादाद में आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि जो प्रेसिडेंट साहब से लेकर हम लोग सब ये बार बार सब लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो घर में नमाज पढ़ें तो वो बेहतर है, क्योंकि उससे ये जो कोरोना के स्प्रेड का ख़तरा है वो कम होगा और ये सब लोगों के लिए, उनकी अपनी सेहत के लिए, उनकी फैमिली की सेहत के लिए, सारे मुआशरे के लिए ये बेहतर है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद न करने वाली मसाजिद की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। इंतजामिया ने तो अपना काम करना है, लेकिन मुझे और आपको इनफरादी तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, राइज पंजाब मंसूबे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किया गया है कि आने वाले वक्त में आवाम को रिलीफ मिलेगा और नौकरियां मिलेंगी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये बताइएगा कि ये राइज पंजाब मंसूबे में मजीद कौन कौन से नकात शामिल हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल होंगे और कौन सी आपकी टारगेट पॉपुलेशन है? गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, नौजवान को रिलीफ मिलेगा, दिहाड़ीदार को रिलीफ मिलेगा? किस तबके को जहन में रखते हुए ये प्लान किया गया है? देखें, ये पूरे पंजाब की इकोनॉमी को एक किस्म का रिवाइटलाइज और रिजुविनेट करने का प्रोग्राम है, जिसमें आपका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है एक वो एलिमेंट है। दूसरा, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, जिसकी बेसिस पे बहुत से शहरों के रिंग रोड्स बनेंगे, बहुत से शहरों में इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स बनेंगे, हेल्थ के प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, तो तमाम डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो कि बड़ी तेज़ी से हम कर सकते हैं। और हमारा उम्मीद है कि अगले एक साल के अंदर अंदर कोई 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं, जिसकी वजह से रोज़गार के मौके बेशुमार मिले और उसके साथ हर एरिया, हर डिस्ट्रिक्ट पंजाब की में ये काम शुरू किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपने घरों से जब निकलते हैं तो एक महफूज जगह पे जाके वो अपना काम कर सकें और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो।
और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये हमारी इकोनॉमी को पहले से बहुत बेहतर तरीके से करें। ना सिर्फ इसके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ये चीजें भी सारी बेहतर हों। सलमान इसके साथ साथ सर, ये जितने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और उनको राइज पंजाब का नाम दिया गया है, ये 2020-21 के बजट में शामिल किए जाएंगे ये तमाम मंसूबे। इब्तदाई तौर पर तखमीना कितना लगाया जा रहा है इन तमाम प्रोजेक्ट्स का? देखें, ओवरऑल तो हमें पता है कि जो FBR के रेवेन्यूज आने हैं या नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं वो कम होंगे, उसको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हमने ना सिर्फ NFC से जो रेवेन्यूज आने हैं पंजाब को, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। दूसरा, हमने बहुत बड़े कैपिटल मार्केट से चीज़ें लेके, ताकि हमारे ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अपने पाँव पे खड़े हों और ये सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स हों। सो एक नया पैराडाइम इसमें लाया जा रहा है ताकि हर एरिया में हर किस्म के प्रोजेक्ट्स किए जा सकें। सर, और इसमें बजट में शामिल किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट कितने साल के होंगे? क्योंकि अगर स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज, बिल्डिंग्स बननी है, रोड्स बनने हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मामला साल हर साल चलते हैं फिर। जी, इनका मेन एम ये है कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाए और जल्दी से जल्दी इनको मुकम्मल किया जाए। कई प्रोजेक्ट्स होंगे जो एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, कई होंगे जो मीडियम टर्म में होंगे जिसमें 2-3 साल लग सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शुरू हो जाता है तो उससे इमीडिएटली प्रोजेक्ट्स के ऊपर लेबर इस्तेमाल होती है, दिहाड़ीदार इस्तेमाल होता है। मौशी तौर पर कितना नुकसान हो चुका है? कितने 2 साल में, अगर पूरी PTI के दौर की हम बात करें, तो क्या आपने अंदाजा लगाया है कितने लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है? और इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है, जिन प्रोजेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, क्या हम लोग या फिर गवर्नमेंट मुतहम्मिल होगी कि वो तमाम प्रोजेक्ट्स का आगाज हो सके जल्द अज जल्द? जी, एक तो ये है कि जब से ये कोरोना आया है तो तकरीबन 1 माह में आपका 4 से 5% GDP का नुकसान होता है उसकी वजह से। यानी कि वो अगर आप 300 अरब डॉलर का आप GDP पूरे पाकिस्तान का लगाएं तो उसमें से अगर 4% के करीब आपका हो रहा है तो वो आप देख सकते हैं कि 12 अरब डॉलर का महीने का नुकसान है। और अगर ये 2 माह या 2.5 माह चलता है इसी तरह डिस्ट्रप्शन, तो ये तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर का आपको नुकसान हो सकता है, और वो उसका अजाला भी करना है। उसके लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हसन, सलमान शाह साहब की जो बातें और जो राइज पंजाब मंसूबा, जो उनकी डिटेल्स वो बता रहे थे, फौरी तौर पर नौकरियों वाला मामला वैसे मुझे लग नहीं रहा। देखिए, ये होगा भी नहीं। ये तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में जाके ये इसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, क्योंकि जून में बजट आएगा, जुलाई में जाके इसका जो है फंड्स जारी होंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर काम शुरू होगा, फिर जाके डिपार्टमेंट्स की जानिब से जो है हर दरमी सामने आती है, किस पर काम करना है, किस पर नहीं करना, फिर बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, फिर दोबारा इसको काबीना के इजलास में ले जाया जाएगा, फिर वहां से दोबारा अप्रूवल होगी, यहाँ तक कि ये जो मर्जी काम कर ले। सीधी सी बात है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम तो यही है कि आपको एक प्लान दे देना और बताना कि जी ये काम करेंगे तो हम अच्छे पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अब इम्प्लीमेंट कराना आगे टीम का काम है, जिसमें मुतलका सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, बाकी फिर खुसूसी तौर पर वुज़रा की भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत होनी चाहिए कि उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। अगर इम्प्लीमेंट वो प्रेशर डालेंगे तो वो नीचे पर रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू होंगे। लेकिन फिल वक्त फौरी तौर पर यह कह देना कि राइज पंजाब प्रोग्राम के तहत कल से जो है वो नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, बल्कि नौकरियां जाती हुई कई नजर आ रही है। जिस तरह बहुत सारे हालात ऐसे हैं, कई जो है डिपार्टमेंट बंद हो गए, कई चीजें जो है वो निजी अदारे में जो डेली वेजेस पे मुलाजमी रखे थे उनका कोई जो है पुरसाने हाल नहीं, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया। जो कि दुकानों पे 5-5, 6-6 मुलाजिम रख लेते थे, उन्होंने 2-2 मुलाजिम कर दिए हैं, 4-4 मुलाजिम इनको उन्होंने भी निकाला, उन्होंने कर दिया। लेकिन वुज़रा की टीम ऐसे ही है, वुज़रा ने जो सरकारी डिपार्टमेंट से लिए हुए ना 4-4, 5-5, 6-6 प्रोटोकॉल के लिए, उसके अलग किसी दिन उस पर स्टोरी करेंगे, उनका प्रोटोकॉल वैसे ही है, उनका प्रोटोकॉल कम नहीं हो सकता क्योंकि वो सरकार से लिए हुए हैं। लेकिन गरीब बंदे ने, अगर आप देखें तो उनको एक वक्त की रोटी
ही खाना उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल है। तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ये प्रोजेक्ट लाना बहुत अच्छा इकदाम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये एक चीज़ तो मानती है ना कि हुकूमत ने जो मर्जी है नुकसानात का अजाला करने के लिए एक प्लान लेके आए, सोच लिया। लेकिन हसन रजा ये भी तो देखिए ना कि पीटीआई गवर्नमेंट को तकरीबन 2 साल का वक्त होने को पहुंचा है और एक भी तरक्याती मंसूबा हमने ना मुकम्मल होता देखा ना आगाज होता देखा। देखिए इसमें कुछ जो है 2 साल के दौरान बहुत जगहों पे कोताहियां नजर आई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, बहुत सारी जो है वो हालात खराब होते भी दिखाई दिए। लेकिन अब जो है शायद कुछ ऐसे मंसूबे शुरू किए जाएंगे जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हसन रजा आप हमारे साथ मौजूद रहे। राइस पंजाब मंसूबा गवर्नमेंट की जानिब से प्लान तो किया जा रहा है, हमारी तो दुआ यही होगी कि ये मंसूबा कामयाब हो जाए और जितने भी लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनको दोबारा से नौकरियां मिल जाए, रोजगार के मौके मिल जाए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 13,947 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 293 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं और इसके साथ साथ लाहौर में अब तक 1,261 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर असद असलम साहब हैं, CEO हैं म्यो अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको सब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए, जो देखने वाला हर दूसरा बंदा यही सवाल कर रहा है कि आने वाले कितने रोज कहा जा सकता है कि क्रिटिकल हैं, जो हमारी सिचुएशन आप लॉकडाउन की देख रहे हैं, लोगों की गैर संजीदगी जो आप देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग हम कब इस वबा से निजात पाएंगे और कितने अरसे तक हम मरीज देखते रहेंगे, वो सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। इस वक्त ऐसी स्टेज आ चुकी है कि हम जो पहले तो सारे फॉरेन ट्रैवलर आ रहे थे वापस, तो उनको हम दाखिल कर रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट लोकल डिसेमिनेशन दे रहे हैं, अब यहाँ पर लोकल डिसेमिनेशन की वजह से पूरी की पूरी फैमिलीज आ रही हैं और इसकी वजह यह है कि लोग लॉकडाउन को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं कर रहे और मुझे डर है कि खुदा ना खाता कि हमें बहुत ही ज़्यादा जो पेशेंट ना देखने पड़ जाए। तो अगर तो आज भी लोग एहतियात को अपना लें और घरों तक अपने आप को महदूद कर लें, तो हम इंशाल्लाह मिडल ऑफ मई या एंड ऑफ मई तक हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों का रवैया यही रहा कि एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए पूरा घर वाले सारे के सारे घर वाले जाएंगे, मोटरसाइकिलों पर 4 लोग जाएंगे, एक गाड़ी में 5 लोग बैठेंगे और दुकानों के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो मुझे डर लगता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा अर्सा इस वबा से का सामना न करना पड़े। ठीक, डॉक्टर साहब, अस्पतालों की इस वक्त क्या कैपेसिटी है हमारे पास? कितनी परसेंटेज में अगर हम डिवाइड करें कि कितने % हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो फिल हो चुकी है और कितने % अभी बाकी है? देखिए, मैं आपको हर हॉस्पिटल वाइज बताता हूँ। एक्सपो सेंटर में 1050 की कैपेसिटी है और इस वक्त वहाँ पर 325 मरीज दाखिल है। मेयो हॉस्पिटल में हमने अभी तक, वैसे मेयो हॉस्पिटल 2600 बेड पर मुश्तमिल है, हमने 400 बेड कोरोना के लिए मुख्तस किए थे और इस वक्त हमारे पास जो पॉजिटिव केस हैं वो 211 हैं और इसके अलावा 60 केस हैं जो हमारे पास सस्पेक्टेड हैं। तो हमारे पास मेयो हॉस्पिटल में अभी 140 मरीजों की और गुंजाइश है 1900 बेड के ऊपर। खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो हम बेड बढ़ा भी देंगे और अभी एक्सपो सेंटर में हमारे पास तकरीबन 650 मरीजों की गुंजाइश है। तीसरा हॉस्पिटल जहाँ पर हम पॉजिटिव पेशेंट दाखिल कर रहे हैं वो है PKLI में इस वक्त तकरीबन 50 मरीज दाखिल हैं और PKLI की जो कैपेसिटी हमने रखी है वो भी 400 मरीजों तक रखी है, 400 तक हम उनको अकोमोडेट कर सकेंगे। अभी तक आप समझ सकती हैं कि कह सकती हैं कि 35% to 40%, 35% ऑफ द कैपेसिटी फील्ड है। अभी तक हमारे पास 65% बेड है जो ऑलरेडी हमने मुख्तस किए हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि हमें मज़ीद बेड अरेंज करने पड़े, लेकिन ये सारा सब का सब कुछ डिपेंड करता है लोगों के एटीट्यूड पे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तजवीज़ ज़ेरे गौर रही माहिरीन के कि कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे कि अगर उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव भी आ जाता है लेकिन उनमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, वो सवेयर नहीं है, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, उनके बड़े घर हैं, वो किसी कमरे में अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, इस तजवीज़ का क्या बना? कोई सोचा जा रहा है इस मामले में? जी देखें,
मैं फिर बार वही अपनी अल्फाज को दोहराऊंगा कि हम डिपेंड नहीं कर सकते। आप मेरे पर डिपेंड इस वक्त नहीं कर सकती कि मैं खुदा ना खाता मुझे अगर कोरोना है तो मैं अपने घर के कमरे तक ही अपने आप को महदूद रखूँगा और मैं बाकियों से नहीं मिलूँगा। मेरे लिए अलग डिस्पोजेबल चीज़ों में मेरे लिए खाना आएगा और कोई बर्तन ऐसा नहीं आएगा जो बाहर जाएगा दूसरे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़ा डिफ़िकल्ट है हमारे इस वक्त जो लोगों के एटीट्यूड देख के ये कहना कि होम आइसोलेशन की इजाज़त दे के हम ये कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक जितनी भी बचत है अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इस वक्त जितनी बचत भी है वो इस वक्त जो हमने क्वारंटाइन किए और लोगों को आइसोलेट किया ये उसी की वजह से हम अभी तक इसको कंट्रोल कर सके हैं अभी तक जितनी भी कंट्रोल। डॉक्टर साहब ये स्मार्ट सैम्पलिंग और ये रैंडम सैम्पलिंग इसका क्या मतलब? स्मार्ट सैम्पलिंग ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि बाहर उन्होंने किया कि एक ही कम्युनिटी में से 10 लोगों को सैंपल ले लिए, उनको मिक्स करके उसको सैंपल लगा दिया। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मतलब है कि उन 10 में से ये मौजूद हो सकती है। फिर 10 का सेपरेटली हमने किया टेस्ट। अगर 10 को लेके सैंपल को टेस्ट किया वो नेगेटिव आए हैं तो मतलब है कि इस एरिया में डिजीज मौजूद नहीं है, हम अगले एरिया की तरफ जा सकते हैं। सिम्टम्स पे जाया जाएगा या फिर रैंडम किसी भी लोगों को? रैंडम जाएगा, साइंस सिम्टम पर नहीं जाएगा, रैंडम ही करना पड़ता है ताकि पता चले कि कम्युनिटी में कितना स्प्रेड हो चुका है। ठीक, और ये गली मोहल्लों के लेवल पर होगा? हर जी कम्युनिटी लेवल पर होगा, हॉस्पिटल्स में होगा जी, वहाँ पर डॉक्टर्स का, मेडिकल स्टाफ, हेल्थ प्रोफेशनल्स का होगा, कम्युनिटीज़ में होगा। आप समझें कि रेलवे स्टेशन पर भी जब खुलेगा वहाँ पर होगा, अगर जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट जारी है उस एरिया में होगा, मुख्तलिफ एरियाज के सैंपल होंगे। आगाज हो गया इसका? कब से होने जा रहा है? आज इंशाल्लाह इसका आज से आगाज हो जाएगा। अच्छा सर, प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही थी, लास्ट टाइम भी आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आपने बताया था कि उस पर कुछ पिछले दिनों सुनने में आया था कुछ ऐसे पेशेंट जो कि रिकवर होकर घर जा चुके हैं, उनका ब्लड भी लेने की बात सुनी जा रही थी, उस मामले का क्या बना? देखिए प्लाज्मा थेरेपी की मैं पॉलिसी का तरह मैं ज़रूर बयान दूंगा, उसके मेडिकल जो कवर है वो प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की मौजूदगी में मेरा कुछ कहना बड़ा नामुनासिब सा लगता है। पॉलिसी ये है कि हम जो गवर्नमेंट जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने जो पॉलिसी बनाई है वो ये है कि हम इसको अभी 5 पेशेंट पर पायलट करेंगे और वो भी बड़ा सीवियर पेशेंट या जो वेंटिलेटर पर हैं उनके ऊपर करेंगे। उसके रिजल्ट के ऊपर हम शायद मज़ीद आगे 5 पर करें, लेकिन ये रूटीन ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि सारी दुनिया में इसके बड़े कंट्राडिक्टरी किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं और ये एक रूटीन मैनेजमेंट नहीं होगी। तो अभी तक ये फैसला हुआ। हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी की डॉक्टर साहब ने कहा है कि मजीद आप गाइड कर सकते हैं। सर, बड़ी देर से ये हम सुन रहे हैं लेकिन अभी तक आगाज़ ही नहीं हो पाया कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन पर ही ये लागू होगा, हर बंदे पे तो नहीं हो सकता। आप बताइए कि इसमें क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखें, प्लाज्मा थेरेपी तो हमने हार्वेस्ट तो कर चुके हैं। हमारे पास यहीं हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमने बनाया हुआ है हार्वेस्टिंग रूम, तो उसमें वो लोग हैं ये जिनका कम से कम कोविड नेगेटिव हुए 2 to 3 वीक्स हो चुके हैं और जिनमें हम समझते हैं कि एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो उनको हमने -80 पे स्टोर किया हुआ है और वो मेरा ख्याल है PKLI में हमें मिनिस्टर साहबा ने कहा था कि जब कोई क्रिटिकल होगा तो वो उस सेंटर को उन्होंने, तो वो जब कहेंगे तो हम उनको दे देंगे वो प्लाज्मा। बाकी उसमें उसके साथ हम एक और स्टडी कर रहे हैं जो IgG की है। एक तो होल प्लाज्मा है, एक IgG है कि जिसमें से प्लाज्मा में से IgG, मेरा ख्याल है पहले भी आपको बताया था, तो वो भी है हमारे पास। दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कहना कि वो कितना अफेक्टिव होगा ये मेरा ख्याल कबल वक्त है, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि जिनको ये हुआ था कोविड-19 से जो सीरियस हुए थे, जो साइटोकाइन स्टॉर्म में गए थे और जब वो रिकवर कर गए तो उनको दोबारा भी हो गया। तो अगर उनको ही ये प्रोटेक्ट नहीं कर सका प्लाज्मा, तो इसलिए ज़ाहिर है तो ये मैं क्योंकि ताहिर शमशी साहब और मैं इकट्ठे ही ये कर रहे हैं, तो हम इसको काफ़ी हद तक रिकन्सिडर कर रहे हैं कि जो ख़ासकर सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स है, जैसे असद ने कहा कि वो पेशेंट्स होंगे जो बिल्कुल क्रिटिकल हैं और जिनमें साइटोकाइन स्टॉर्म है। जो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए वो दवाइयात पे होना चाहिए कि अभी जापान ने हमसे एविगैन एक दवाई है जो साइटोकाइन स्टॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है
उसको ब्लॉक करती है। ठीक। तो उन्होंने 100 पेशेंट्स हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो कर लें। और एंटी TNF ड्रग है एक इन्फ्लिक्सीमैब, वो हम पहले ही कर रहे हैं। पिम्स में 2-3 पेशेंट्स हम कर बैठे हैं, मल्टी सेंटर ट्रायल्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर असद साहब से भी मैं यही बात करी थी, आप मुख्तलिफ पहलुओं पर इसके तहकीक भी कर रहे हैं, जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ भी बड़े क्लोज आप राब्ते में। हमें ये बताइए कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, WHO हमें बता रहा है, हमें सिंगापुर की रिपोर्ट्स हमें बताई जा रही हैं कि आने वाले 15 दिन 20 दिन। हमारे अपने माहिरीन क्या कह रहे हैं, हमारा मॉडल क्या है, हमने क्या फॉलो करना है, हमारा जैसा लॉकडाउन चल रहा है आने वाले कितने दिन हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं? देखें, हमारा इशू ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा सैम्पल साइज़ नहीं है, रेंडमाइज्ड सैम्पल। हमने जो सैम्पलिंग अभी तक की है मोस्टली टारगेटेड की है कि जिनको कोई अलामात थी या उनके कोई रिलेटिव्स थे या कॉन्टैक्ट्स थे उनकी। हमने पॉपुलेशन बेस्ड अभी सैम्पलिंग अब शुरू करने वाली हैं। तो जब तक हमारे पास एक ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं होंगी कि इस वक्त केसेस कितने हैं मौजूद, एटलीस्ट एक हम रेंडमाइज्ड कोई पॉपुलेशन कर लेंगे तो उसको फिर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उस पे हम ट्रांसमिशन कर्व बना सकते हैं बड़ा इजीली, या कि किस तरह इंटरप्ट होगा। लेकिन अभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और हमारी पब्लिक को ख़ास कर बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान है, समाजी राब्ते बढ़ जाते हैं इसमें, हर किस्म के आपने शॉपिंग भी ज़्यादा हो जाती है, आप फ्रूट भी हर कोई ख़रीदना चाहता है, हर कोई शरबत और ये वो रेडियाँ ज़्यादा लग जाती हैं। तो इसमें जो आपका जो समाजी राब्ते या आपका सोशल डिस्टेंसिंग या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग कम हो जाता है, फिर नमाज भी पढ़नी है, फिर वज़ू भी इकट्ठा करना है। तो इसलिए अब आपने देखा है कि एक रिसर्जेंस हुई है केसेस की रमज़ान में, और ये एक्सपेक्टेड थी। अल्लाह करे कि इसको जल्दी हम काबू कर लें, लेकिन सबसे बढ़ के होगा कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो कि लोग जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी तक इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। लोग थक गए हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि लोग इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि लोगों को घर में रहना मुश्किल लग रहा है। कि जो पहले ये सोचते थे कि हम घरों में रहें, मौज करें, अब घरों में रहने का मौका मिल रहा है, घर में नहीं रहा जा रहा। डॉक्टर साहब, मेयो अस्पताल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने आपके पास पेशेंट्स हैं, कितने क्रिटिकल हैं? जी, मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त हमारे पास 210 मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं, और 60 के करीब पेशेंट हैं जो सस्पेक्टेड हैं, जिनका हमने टेस्ट दिया है, उनका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक इस वक्त जो पेशेंट जो ICU में हैं वो सिर्फ 3 हैं। 3 पेशेंट ICU में, वेंटिलेटर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई पेशेंट नहीं हमारे पास। तो ओवरऑल इसमें वो जो 80% जो पेशेंट हैं वो सिम्टमलेस हैं, बिल्कुल उनको कोई सिम्टम, बिल्कुल दे सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे कब डबल नेगेटिव रिजल्ट पूरे हों तो हम घरों को जाएँ। बड़े ही कम प्रोपोर्शन वाले पेशेंट हैं जिनको कोई 15 टू जो माइल्ड सा जो खांसी है या हल्का सा बुखार है, अदरवाइज कोई ऐसा सीरियस पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी डॉक्टर जावेद साहब भी बता रहे थे कि जो लोग नेगेटिव हो गए हैं वो चंद दिन के बाद, चंद महीनों के बाद दोबारा उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें दोबारा से कोरोना वायरस पाया जा रहा है। तो आपके यहाँ से जो नेगेटिव होके घरों को जा चुके हैं उनकी दोबारा से सैंपलिंग की जा रही है? कोई टाइम ड्यूरेशन रखा गया है कि 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद उनको दोबारा चेक किया जाएगा? ये देखें, इस वक्त तकरीबन 342 मरीज लाहौर के डिफरेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस रिकवर होकर वापस जा चुके हैं। अभी तक इनमें से अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि वो दोबारा किसी साइन सिम्टम के साथ आए। पॉलिसी भी नहीं है कि इनको रीचेक किया जाएगा? अभी तक हमने कोई ऐसी एडवाइस उनको इशू नहीं की। सिर्फ यही है कि खुदा न खाता अगर कोई दोबारा उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई साइन सिम्टम डेवलप होता है, बुखार होता है, खांसी, तो फिर दोबारा रिव्यू कर लें। ठीक डॉक्टर साहब, अभी तक जो हमारे केसेस जितने रिपोर्ट हो चुके हैं या फिर जितनी अमवात वाक़या हो चुके हैं, तकरीबन 300 के करीब वो पहुंच चुकी हैं, अगर उन्हीं पर आप तहकीक करते हैं, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से काम किया जा रहा है, तो क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कौन सी उम्र के ज़्यादा अफराद हैं जिनकी अमवात वाक़या हुई हैं? पाकिस्तान के मॉडल को हम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का मॉडल दुनिया से थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि हमारे रिलेटिवली यंगर पेशेंट्स हैं, क्योंकि हमारी यंगर पॉपुलेशन भी है, हम दुनिया की दूसरी बड़ी यंग यूथ पॉपुलेशन है। बिल्कुल है। और दूसरा, हमारे मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है। सर, इसकी क्या रीज़न? मेल्स में दुनिया में पूरी दुनिया में ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि मेरा ख्याल है कि जो हम इस पे कर रहे हैं वैसे काम, कि हमारा ख्याल है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कुछ बेहतर इफेक्ट है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। लेकिन जो पोस्ट मीनोपॉजल है, जो औरतें मीनोपॉज को पहुंच चुकी हैं,
उनमें वल्नरेबिलिटी इतनी ही है। फिर जो पेशेंट्स इस वक्त हमारे हाइपरटेंसिव हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, उनकी भी समझ लगती है क्योंकि ये जो वायरस है लंग्स में जाके ACE2 को लगती है, और जो एज के साथ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के साथ और हार्ट फेलियर वाले मरीज़ और शुगर, उनके ACE रिसेप्टर्स बड़े होते हैं, उनके अपग्रेड हुए होते हैं, यानी कि उनकी इसलिए वो ज़्यादा होते हैं, तो जीन इसका एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए पहले ये जो बहुत सारे आपके लाहौर में और सारे ACE इनहिबिटर ले रहे होंगे ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि आधी पॉपुलेशन लाहौर की को ब्लड प्रेशर है, तो उसमें पहले यही एडवाइजरी आई थी कि उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब ये कंक्लूसिवली हो गया कि उनको लेते रहना चाहिए, बल्कि वो अब ये 100% पता चल गया है कि वो प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको। ACE इनहिबिटर या ARBs जो आप ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये दवाइयाँ कॉमनली यूज़ होती हैं। तो एक तो वो ग्रुप्स हैं, दूसरा ये है कि जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो उनकी भी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट डबल है दैन नॉर्मल। उसकी भी यही वजह है कि वो ACE रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करती है स्मोकिंग। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें अब हमें समझ आहिस्ता आहिस्ता लग रही है कि क्यों हैं एल्डरली में एज भी के साथ भी अप रेगुलेट हो जाती हैं वो रिसेप्टर, और वो डिसरप्शन देखें जो जैसे असद ने कहा कि मेजॉरिटी पेशेंट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह माइल्ड सिम्टम्स में होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। पता ही नहीं चलता। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो 5% जो साइटोकाइन स्टॉर्म में चले जाते हैं, जिसमें आपके लंग की इंजरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाती है, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक जेनेटिक्स और एपीजेनेटिक्स का टूल ईजाद कर रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के साथ हमारा चल रहा है। एग्जैक्टली हम वो देख रहे हैं कि अगर एक जो पैनल हमें, जो हमने अभी किसी हद तक काम कर भी लिया है कि 9 म्यूटेशंस हैं, अगर वो 9 म्यूटेशंस आपकी पॉपुलेशन में आप स्क्रीन कर लें, वो लोग हैं जो ज़्यादा चांसेस है जिनका जो साइटोकाइन स्टॉर्म में जाएंगे, तो आपको उनकी ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि मोर्टेलिटी भी वही ड्राइव कर रही है, बाकी तो 90% तो वैसे हील वगैरह हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो भी आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो सिम्टोमेटिक हैं जिनको कहा जा रहा है कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि हम लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनको भी मेडिकेशन की ज़रूरत है, आप उनको भी मेडिसिन वगैरह देते हैं अस्पताल में? बेसिकली हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और बाकी अब जो ट्रायल चल रही है जिसमें प्रोफेसर जावेद अकरम साहब भी पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, तो वो भी उनको दे रहे हैं। प्रैक्टिकली हमने सब पेशेंट को ये ट्रीटमेंट शुरू कराई थी जब शुरू में सब एक्सपर्ट ने एडवाइस किया था, प्रोफेसर जावेद अकरम साहब भी मौजूद हैं उसमें, तो इन्होंने एडवाइस साहब ने किया था कि इन पेशेंट को क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुरू करा दें, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पहले ये हुई है उन्होंने ये शुरू कराई तो उसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो अदरवाइज इस क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अलावा बाकी सारी सिम्टोमेटिक है। बुखार के लिए पैनाडोल हो गई, और अगर फ्लू वगैरह तो एंटीहिस्टामिन वगैरह दे दी। ठीक है डॉक्टर साहब, रिकवरी पीरियड पेशेंट, रिकवरी पीरियड अभी तक जो हमने देखा, देखें 342 मरीज फुली रिकवर हुए। एवरेज जो रिकवर पीरियड है 10 to 14 डेज है, 10 से 14 दिन में क्लियर। 10 से 14 दिन में। लेकिन सबसे पहला पेशेंट जो लाहौर में दाखिल हुआ था वो 27 दिन रह के गया, उनका दरमियान में 3 दफ़ा पॉजिटिव आ गया, तो उसका ड्यूरेशन 27 दिन रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो क्रिटिकल पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं उनका रिकवरी पीरियड कितना है, वो कितने % रिकवर कर रहे हैं? सॉरी, किन? जो आपके पास क्रिटिकल पेशेंट्स आ रहे हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है, जिनको दूसरी बीमारियां भी हैं, उनकी रिकवरी की % क्या है? ये देखिए, मैं आपको 27 डेथ का एनालिसिस दूँ अगर, तो 27 डेथ में जो मेजॉरिटी है अबव 60 ईयर है, और उनमें भी 80% वो हैं जिनमें कोमोर्बिडिटी है, जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, क्रोनिक लिवर डिजीज़ और क्रोनिक रीनल डिजीज़, ये इसमें मुब्तला थे। और इनमें कुछ पेशेंट ऐसे भी थे जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लंग की पहले भी जिनको डिजीज़ थी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चाइना कुछ तजुर्बात कर रहा है वैक्सीन का, हम किस तरह से उनके साथ ताउन कर रहे हैं, हम किस तरह से उनके साथ कोलैबोरेट? हम एक्चुअली चाइना के 7 ग्रुप्स कर रहे हैं। हाँ। उनमें से 2 अनफॉर्चुनेटली उनकी आगे नहीं चल सकी, अभी रिसर्च फिर वो शुरू कर रहे हैं क्योंकि उनकी एंटीबॉडी जनरेशन माइस में ही कोई इतनी अच्छी नहीं थी। उस एक ग्रुप से शंघाई यूनिवर्सिटी से हम भी इन्वॉल्व थे,
जो मेरा ख्याल सबसे इस वक्त आगे हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हमारा, क्योंकि पहले ही हमारी एक चेयर है यूएचएस की, अपनी उसको हम यूएचएस चेयर कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो सारा गिलबर्ट जो हैं जो इसकी हेड कर रही हैं वैक्सीन इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड में, उनसे हमारी काफ़ी इश्तराक है। तो होपफुली जो कुछ होगा कि हमने अपना ये म्यूटेशन ब्राउज़र जो है ये भी उनको दिया हुआ है, वो भी एक्सेस करते हैं, क्योंकि हमारे जो म्यूटेशंस हैं ये भी हमें देखना है कि वो जो वैक्सीन होगी हमारी स्ट्रेन में भी इफेक्टिव होगी कि नहीं। तो वो हमें ये लगता है कि वो होगी, ये तो हमने कंक्लूड कर दिया है, क्योंकि वो जो 9 म्यूटेशंस हैं उनको वो कवर करती है। कितना टाइम डॉक्टर साहब लग सकता है? अभी देखें, उन्होंने एग्री कर लिया ऑलमोस्ट, अभी हमारा साइन ऑफ नहीं हुआ कि हमें फेज़ 1, 2, 3, 4 ट्रायल्स में वो ऐड करेंगे। तो इन ट्रायल्स में कम से कम नहीं तो 9 months to 1 year तो लगेगा। ठीक है, हम भी इसको फास्ट ट्रैक पे करेंगे। लेकिन मीनवाइल अगर आप कल का जो देखें, एक बड़ा हाई इम्पैक्ट जर्नल है, उसमें हमारी पहली स्टडी छप चुकी है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर और 5 दवाइयां। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे माहिरीन भी मौजूद हैं जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं, कोई वैक्सीन तैयार जो कि इंटरनेशनली की जा रही है उसमें भी ताउन किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को भी और पूरी दुनिया के लोगों की भी मदद की जा सके। लेकिन आपने वही मोहतात रहना है, घरों में रहना है, एहतियात करना है। मैं हर रोज़ कहती हूँ और मैंने आपको हर रोज़ याद दहानी करवाते रहना है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, तमाम तलबा और तालिबात घर पर हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। ऐसे में एक कंपटीशन का आगाज होने जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से कौमी आर्ट मेले का इनेकाद किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होगी। कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर जीत जाते हैं तो इनाम कितना मिलेगा, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हेड ऑफ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट हैं जी डॉक्टर नाइला आमिर साहिबा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद परवेज साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि ये मेला पहली बार होने जा रहा है या फिर रूटीन की प्रैक्टिस है? नहीं जी नहीं, ये हमारे वीसी साहब प्रोफेसर नियाज साहब की विजन है कि इस वक्त दिन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जबकि स्टूडेंट्स भी और दूसरे लोग भी जो शायकीन हैं घर में एक टेंशन के माहौल में हैं, तो उनको एक ऐसी एक्टिविटी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से पेश की जाए जो नेशन वाइड हो, और वो ऑनलाइन है, और इसके में अंडर 15 कैटेगरी है एंड अबव 15, उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है एंड देयर आर प्राइजेस फॉर इट। तो ये हमारा एक पहली दफा एक वेंचर है, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ पेंडेमिक। 2 ही कैटेगरीज बनाई गई हैं इसका मतलब? जी, अंडर 15 एंड ओवर 15। ओवर 15, ठीक है। उसमें मर्द, खवातीन, बच्चे सब शामिल होंगे। अच्छा, अब आर्ट की कैटेगरीज है कोई या फिर? जी, पेंटिंग है, पोस्टर डिजाइनिंग है, फिल्म एंड वीडियो है और डिजाइन है, ये सारी कैटेगरीज के अलावा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए अमजद साहब के इसमें कोई मौजू दिया जाएगा या फिर जो जिसका दिल चाहे अपनी मर्जी से पेंट करके दीजिए? इसमें बाकायदा जी, इसमें हमने जो ऐड बनाया उसमें मौजू दिए गए हैं, मौजूआत दिए गए हैं। जी बिल्कुल। उन मौजूआत में एक तो है कि क्वारंटाइन में रहते हुए जो स्टूडेंट्स हैं या लोग जो हैं वो उसको किस तरह से सोचते हैं, और इसमें ड्रीम्स हैं तो आप घर में रह के सोचते हैं। और इसके साथ और क्या था जी, इसका ये क्वारंटाइन ड्रीम था जी। उसके साथ ये लाइफ इन क्वारंटाइन फ्रॉम होम विद लव, ये हमारे टॉपिक्स थे। इसके साथ साथ अगर ग्राफिक डिज़ाइन में किसी ने काम करना है, पोस्टर बनाना चाहते हैं या डिज़ाइन का कुछ काम है, तो उसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए कोई भी कैंपेन, कोई भी आइडिया स्टूडेंट ले सकते हैं जिससे लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस की दी जा सके। ठीक है, यानी ये कोरोना वायरस को लेकर, एहतियाती तदाबीर को लेकर घरों में रहते हुए, ये स्पेशली उसी को सोचते हुए ये पूरी एक्टिविटी डिज़ाइन की। जी देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लोग जो हैं वो होना भी चाहिए, खौफजदा भी हैं घरों में रुके हुए, मगर घर में रहने के साथ और एक टेंशन के माहौल में आपके असाबी जो कुव्वतें उन पे असर होता है। स्पेशली जो क्रिएटिव लोग या हसास लोग हैं वो बहुत इसके दबाव में आ जाते हैं। तो आर्ट एक बेहतरीन तरीका है अपना रिलीज करने का, एक्सप्रेस करने का।
तो खास तौर पे वीसी साहब ने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम नेशन वाइड रीच आउट करें। हमारे इंटरनल प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने इंटरनली 2-3 कॉम्पिटिशन्स करवा ली हुई है फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के थ्रू, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में। तो ये एक नेशन वाइड था कि जिसका भी दिल चाहता है वो उनका ध्यान जो है घर में रहते हुए ऐसी क्रिएटिव चीजों की तरफ जाए जिससे उनके दिल भी खुश हो, रंगों से खेलना हर एक को अच्छा लगता है। अमजद साहब, क्या लग रहा है कैसा कैसा टैलेंट सामने आने वाला है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे हैं वो तो हैं ही जो फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसे ही बहुत टैलेंट है। बहुत टैलेंट है जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जिनका कभी शौक था फाइन आर्ट्स में आने का लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका। तो ये ऐसे मौके हैं जिस पे वो लोग अपने आप को मनवा सकते हैं। और लोगों में जब जाहिर है जब कोई आर्ट पीस क्रिएट करता है तो उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है और उस सेल्फ सेटिस्फेक्शन से एक मेंटल हेल्थ पे भी एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, असरात होते हैं उसके। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, आगाज हो गया है, होने जा रहा है, किस तरह से ये एग्जीक्यूशन? इंशाल्लाह फर्स्ट को पूरी एड जो है डिटेल के साथ दोबारा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा दोबारा उस तरफ आऊंगी, मैं कैटेगरीज पूरी आपको उस वक्त नहीं बता सकी। हमारे पास कैटेगरीज जो है वो पोस्टर डिजाइन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, वीडियो फिल्म्स, क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी वो कैटेगरीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स जो है इनफैक्ट एनीबडी ऑल ओवर पाकिस्तान उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं उसकी रजिस्ट्रेशन होगी बाकायदा, अदरवाइज उनकी एंट्रीज आएंगी, उनके सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स ईमेल्स दे दिए हुए हैं और वो लास्ट डेट से पहले दे हैव टू सबमिट ऑनलाइन, डिजिटल तस्वीर खींच के, डिजिटल बना के, जैसे भी जो भी उनके पास मीडियम है वो कंप्यूटर के जरिए अपने टेलीफोन से तस्वीर खींचकर हमें उस पर ईमेल करेंगे, अपनी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद एक पैनल होगा दुनिया के मायनाज मुल्क के जो मायनाज हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि ज़ाहिर दुनिया में भी मशहूर हैं, उनके एक्सपर्ट्स का पैनल होगा और वो उसमें से डिसाइड करेंगे। एंड देयर आर वेरी मेनी प्राइजेस फॉर ईच कैटेगरी। 5 प्राइजेस वीसी साहब ने इनके लिए अनाउंस किए हैं, जो कि 50,000 का पहला है, 25,000 का सेकंड, 10,000 का थर्ड एंड 5,000 ईच फॉर द कंसोलेशन प्राइज। साहब हमें ये बताइए कि एंट्रीज जमा कराने की कोई लास्ट डेट अनाउंस कर दी गई? इनके जी लास्ट डेट 30 मई है। इसे अभी से शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट। टॉपिक बता दिए गए हैं, ऑनलाइन ये ऐड आ चुका है। तो इसके साथ साथ हम एक ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप भी करवा रहे हैं। और इन वर्कशॉप जो हैं ये 10 तारीख से 10 मई से 20 मई तक होंगी। और पूरे पाकिस्तान से कोई भी पूरे पाकिस्तान से लोग जहां से चाहें इसको मतलब ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए ये फर्स्ट से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। एड्रेसेस हमने दिए हुए हैं एड्स में। इसके साथ इसमें जो टॉपिक हैं हमारे उनमें पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड ये जो क्ले मॉडलिंग, ये 4 टॉपिक हैं जिनके ऊपर ये वर्कशॉप्स होंगी, डेली बेसिस पे होंगी और ये 10 दिन तक जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन फीस या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने लोगों को बिजी रखने के लिए, हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप इनामी रकम के बारे में बता रही थी और ये भी बता रही थी कि जितनी एंट्रीज मुंतखब होंगी उनको भी 5-5 हजार रुपए इनाम नहीं, सबको नहीं। जो 3 प्राइजेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइजेस हैं। फी कैटेगरी, हर कैटेगरी के 5 प्राइजेस हैं। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइजेस। ठीक है, क्या उम्मीद की जा रही है, कितने लोग जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि जी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तालीम खत्म किए बहुत साल गुजर गए, उनको मौका नहीं मिला अपनी क्रिएटिविटी कहीं शेयर करने का। और इस वक्त चूंकि हम घर बैठ के आप देख रहे हैं कि खवातीन जो है, जो वर्किंग वुमेन है, वो खाने पकाने में क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, तो इस तरफ भी क्रिएटिविटी दिखाइए कि रंगों के साथ वो क्या खेल सकती हैं, जहन क्या कहता है, इमेज मेकिंग क्या कहती है। हम सारे पैदाइशी तौर पे इमेज मेकर्स होते हैं। एग्जैक्टली और फिर वो कैनवस पर रंग भी खेलेंगे और कोई ना कोई पैगाम भी जाएगा। जी बिल्कुल पैगाम जाएगा और इससे जो पॉजिटिविटी आएगी उनके घरों में, हम ये भी चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में माहिरीन ये कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो असाबी दबाव का शिकार हैं लोग, उनको भी हमें ध्यान रखना है। सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं, एक इमोशनल बीमारी भी हमारे साथ साथ चल रही है। ये उसको टैकल करने के लिए है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ये एक रीच आउट प्रोग्राम है। वी आर सर्विंग द होल ऑफ द नेशन राइट नाउ।
So I think we are looking forward to a lot of good categories. मुझे तो लग रहा है कि जो जजेस हैं उनको मुश्किल पड़ जाएगी जज करने में। अच्छा, इतना टफ कंपटीशन हम देखने वाले हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? अपना बेहतरीन काम कीजिए, जो आपके जहन में आता है, जो हमने टॉपिक्स दिए हैं वो आपकी बेसिक गाइडलाइंस हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर रहते हुए ही, और अपने तखय्युल को और अपने इमेज मेकिंग को बरोकार लेके आइए। आप क्या कहेंगे अमजद साहब? ये एक बेहतरीन मौका है, लोग घरों में बंद हैं और एक टेंस माहौल है, और इस टेंस माहौल में ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। इस हेल्दी एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहिए लोगों को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए, और जो उनके अंदर जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। का भी मौका मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नायला साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इजाजत चाहनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी।